फ्रेंड, मैं मनोज यादव सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज पुनः आपका स्वागत है। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा। उद्देश्य, आज वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। फिर उस वैदिक कालीन शिक्षा के शिक्षण विधियों को जान सकेंगे कि किस वैदिक काल में शिक्षा को किस विधि द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता था। इसके विषय में आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्राचीन अथवा वैदिक कालीन शिक्षा यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा को एक अन्य नाम प्राचीन शिक्षा के नाम से जाना जाता है। वैदिक कालीन यानी कि यह जो वैदिक वर्ड जो है यह इसका सिलेबस वेदों पर आधारित है, इसलिए इस काल की शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा नाम दिया गया है। अब फिर हम जान सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा किस प्रकार दी जाती है, उसका प्रोसेस क्या है। प्राचीन काल अथवा वैदिक काल में उपनयन के बाद प्रत्येक बालक को गुरुकुल में जाना पड़ता था। उपनयन संस्कार एक होता है, तो जब बालक का उपनयन संस्कार हो जाता है उसके बाद बालक को गुरुकुल यानी कि गुरु के परिवार में जाना पड़ता है। किस लिए? शिक्षा लेने के लिए। गुरुओं के आश्रम को गुरुकुल कहा जाता था, यानी कि जिस गुरु के अंतर्गत रहकर उनको शिक्षा लेना है उनका एक आश्रम होता था, उस आश्रम में जाके शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। उसे हम गुरु आश्रम करते थे या फिर गुरुकुल कहा जाता था। गुरुकुल किसी सुंदर प्राकृतिक स्थान पे किसी ग्राम के निकट होते थे, यानी कि गुरुकुल होता था, जो आश्रम होता था वह प्रकृति के गोद में सुरम्य वातावरण में और किसी गांव के नजदीक में हुआ करता था, ताकि छात्रों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। गांव के नजदीक होने की वजह से अगर छात्रों को किसी भी चीज किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती थी तो गांव से जाके पूरा कर लेते थे, इसलिए वह गांव के नजदीक गुरुकुल बनाया जाता था। गांव को छात्रों को गांव में से भिक्षा मांगने भी जाना पड़ता था, यानी कि गुरुकुल में रहते हुए भी भिक्षाटन करना पड़ता था। वो कहाँ जाकर? गांव में जाकर भिक्षाटन करके लाते थे, फिर बना के भोजन करते थे। छात्र अपने गुरु के पास उसके परिवार के सदस्य के रूप में शिक्षा ग्रहण करते थे। जो छात्र गुरु के आश्रम में शिक्षा लेने जाते थे तो उस गुरु के परिवार की तरह वह छात्र हुआ करते हैं। एक सदस्य के रूप में उस गुरु के एक छात्र सदस्य के रूप में हुआ करते थे। छात्रों को अपने काम स्वयं अपने हाथों से करने पड़ते थे, यानी कि क्या? अपना काम खुद करना पड़ता कि वहां पे जैसे इस समय वर्तमान समय में छात्रावास की व्यवस्था हुई है, तो क्या होता है छात्रावास में रहना खाना पीना सब होता था, लेकिन यहाँ पे वैदिक काल में वो सारी व्यवस्थाएं खुद छात्र द्वारा किया जाता था भिक्षाटन करके, तथा गुरु की सेवा भी करनी पड़ती थी। वैदिक काल में जो शिक्षा मिलती थी, गुरु के आश्रम में जो छात्र रहते थे वह गुरुओं का सेवा करते थे, पैर दबाते थे। पैर गुरु को सो जाने के बाद फिर छात्र जाके सोते थे। इसलिए छात्र स्वावलंबी, परिश्रमी, परोपकारी, चरित्रवान, त्यागी तथा उदार विचार के बनते थे, यानी कि ये सारे जो गुण होते थे शिक्षा लेते समय सारे सीख जाते थे स्वयं के द्वारा। गुरु के उच्च विचारों तथा आदर्शों का अनुसरण कर छात्र अपने जीवन का निर्माण करते थे। साथ साथ क्या है? गुरु के जो उच्च विचार थे, जो आदर्श गुण थे, उससे क्या करते थे? उससे सीखते थे, अपनाते थे छात्र तथा अपने जीवन का निर्माण करते थे, अपने जीवन को अच्छे मार्ग पे ले जाते थे। उस समय शिक्षा निःशुल्क तथा सार्वभौमिक थी, यानी वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वह एक तरह की क्या थी? निःशुल्क
उसके बदले कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब विद्यालय गुरुकुल को छोड़ता था तो वह दक्षिणा के रूप में कुछ दे देता था। दक्षिणा के रूप में क्या देता था? कुछ धन या भूमि तथा अन्न दे सकते थे। गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भूमि हो, धन हो तथा फिर कुछ अन्न देके अपनी गुरु दक्षिणा को चुका सकते थे। छात्रों के खान पान, दिनचर्या, वेशभूषा तथा आचार व्यवहार पर बहुत ध्यान दिया जाता था। वैदिक कालीन यानी कि प्राचीन काल में जो शिक्षण व्यवस्था थी उस समय बच्चों के खान पान, उनका दिनचर्या कैसे व्यतीत होती थी, क्या वेशभूषा धारण करते थे, उनके व्यवहार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। छात्रों को कठोर जीवन बिताना पड़ता था। भोग विलास से उन्हें कोसों दूर रखा जाता था। अर्थात क्या? एक सन्यासी के रूप में छात्र गुरु के आश्रम में शिक्षण कार्य करता था, अपने आप को तपा देता था, एकदम परिपूर्ण बना लेता था। गुरु के आश्रम में रहते हुए शिक्षा के साथ साथ अपने आप को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बना लेता था। तो यह वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था थी। उपनयन संस्कार के बाद बालक गुरु के आश्रम में जाता था, फिर वहां सारे गुरु उनको मिल जाते थे, फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाते थे। अब हम जान लेते हैं वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम, यानी कि वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसका सिलेबस या फिर पाठ्यक्रम क्या होता था, कहाँ से शिक्षा दी जाती थी, इसके विषय में हमको आज अध्ययन करना है। वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम मानव जीवन की आवश्यकताओं तथा उपयोगिताओं पर आधारित थी। यानी कि जो सिलेबस पाठ्यक्रम बनाया गया था वह मनुष्य के जीवन में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है उसके आधार पर तथा उससे किस चीज की उपयोगिता है उसके आधार पर पाठ्यक्रम बनाया गया था। चारों वेदों की पाठ्य वस्तु को शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। यानी कि हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। उन चारों वेदों को वैदिक काल में शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया गया। इसके अनुसार भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की विधाओं का समावेश किया गया। शासक क्या है? भौतिकवादी फिर आध्यात्मिक दोनों प्रकार की विधाओं का समावेश वैदिक कालीन शिक्षा में किया गया। इसमें ऋचाओं तथा मंत्रों के रूप में तत्कालीन ज्ञान, विचारधारा, सभ्यता तथा धर्म संबंधी ज्ञान मिलता है। किस काल में? वैदिक कालीन शिक्षा में। इसमें उपासना, प्रार्थना तथा यज्ञ कार्य प्रमुख था। यानी कि वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी इसमें प्रमुख रूप से उपासना करना, प्रार्थना करना, यज्ञ कार्य करना प्रमुख रूप से वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में निहित थे। तो जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको बारी बारी से हम जान लेते हैं। वज्रवेद पाठ्यक्रम का पहला जो वेद था वह था ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद मेरा क्या है? ऋग्वेद है तथा इसमें ज्ञान का अपार भंडार है। यानी कि ऋग्वेद को पढ़ने से हमको क्या मिलता है? बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है। तथा मंत्रों के रूप में तत्कालीन ज्ञान, विचारधारा, फिर सभ्यता, धर्म संबंधी ज्ञान हमें ऋग्वेद से ही मिलता है। यानी कि ऋग्वेद के अध्ययन से हमें ये सारी चीजों का ज्ञान होता है। दूसरा है सामवेद। यह संगीत की एक पाठ्यक्रम के समान है। जैसे कि आजकल एक विषय बनाया गया संगीत, तो वह संगीत किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। इसका उपयोग यज्ञ तथा उपासना के समय किया जाता है। इस संगीत का प्रयोग कब किया जाता है? यज्ञ के समय, फिर उपासना के समय उस संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसमें छंद तथा काव्य को समझना आवश्यक होता है। यानी कि जो सामवेद में छंद होते हैं, काव्य होते हैं, उसको समझना आवश्यक होता है। अगला है यजुर्वेद। पाठ्यक्रम का यह भी एक हिस्सा है यजुर्वेद। यह कर्म कांड की पाठ्य वस्तु से भरा पड़ा है। यानी कि कर्म कांड, मनुष्य के जीवन में अनेक कर्म कांड है, वो सारी चीजें हमें यजुर्वेद से सीखने को मिलता है। इसके अंतर्गत भारतीय धार्मिक तथा लौकिक
जीवन का बोध होता है। यानी कि धार्मिक पथ और लौकिक पथ दोनों का ज्ञान हमें यजुर्वेद से ही मिलता है। इसमें जीवन से संबंधित ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। यानी वैदिक कालीन में जो शिक्षा का पाठ्यक्रम था वह यजुर्वेद से जो पाठ्यक्रम चुना गया था वह क्या है, जीवन से संबंधित ज्ञान को सम्मिलित किया गया। तो वैदिक कालीन पाठ्यक्रम में जो चौथा वेद था वह है यजुर्वेद, अथर्ववेद। यह सबसे बाद का वेद है। यानी कि 4 वेदों में सबसे लास्ट वेद है अथर्ववेद। इसमें घर से संबंधित कला कौशल, यानी कि घर को कैसे चलाना है, उद्योग, सुख संपदा, यानी कि ये 4 चीजें हमें अथर्ववेद से मिलती है। से संबंधित विषय सामग्री सम्मिलित है। किससे संबंधित? अथर्ववेद में घर को कैसे चलाएं, पैसे का अर्जन कैसे करें, अपना जीवन यापन सुख सुविधा से कैसे व्यतीत करें, यह सारी चीज अथर्ववेद से हमें प्राप्त होती है। इसके द्वारा पाठ्यक्रम में सांसारिक और भौतिक विषयों को शामिल किया गया है। इस पाठ्यक्रम में अथर्ववेद के माध्यम से सांसारिक तथा भौतिक विषयों को भी शामिल किया गया है। वेदों में सभी विषयों के ज्ञान को सम्मिलित किया गया है। यानी कि वेदों, यानी कि जो वेद है अथर्ववेद, इस अथर्ववेद में सभी विषय, यानी कि जो जितने भी विषय होते हैं उनसे संबंधित जितना भी ज्ञान है वह सब सम्मिलित किए गए हैं, रखे गए हैं। इसलिए इसके पाठ्यक्रम के स्वरूप में अधिक विविधता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। अतः क्यों भिन्नता पाई जाती है? क्योंकि वेद में अन्य सभी विषयों का समावेश हुआ रहता है, इसलिए विभेद पाया जाता है, विविधता पाई जाती है। अतः पाठ्यक्रम में सभी प्रकार के विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिससे बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। पाठ्यक्रम में क्या है, सभी विषयों को इसलिए सम्मिलित किया गया है क्योंकि बालक को का सर्वांगीण विकास हो सके। अब हम क्या पढ़े हैं, वैदिक कालीन शिक्षा और उसके पाठ्यक्रम। अब वैदिक कालीन शिक्षा के शिक्षण विधियां, यानी कि किस प्रकार वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षण व्यवस्था में बालक को गुरु के पास रहना पड़ता था। क्या है, बालक को घर छोड़ के गुरु के आश्रम में रहना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि आप डेली घर जाओ, घर से गुरु के आश्रम में आओ, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। बालक एक बार चला जाता था तो गुरु के आश्रम में रह के शिक्षा ग्रहण करता था। वस्त्र, भोजन, अनुशासन तथा संयम आदि आदेशों का पालन करना बालक का प्रमुख कर्तव्य था। यानी कि गुरु के अनुसार कैसे वस्त्र पहनना है, कैसे भोजन करना है, उनके कहे बनाए हुए अनुशासन में रहना है, यह सारे आदेश बालक को गुरु के अनुसार प्रमुख रूप से पालन करना होता है। वेदों के अनुसार शिक्षण संबंधी विधियां हैं वह निम्नलिखित हैं। अब जो शिक्षण संबंधी विधि है उसको हम निम्नलिखित विधियों के माध्यम से अध्ययन करते हैं। पहले उस विधि को जान लेते हैं। मौखिक विधि, विवेचन विधि, प्रवचन विधि, चिंतन मनन विधि, व्यावहारिक विधि, शास्त्रार्थ विधि, स्वाध्याय विधि। यानी कि ये 7 जो विधियां हैं, इस विधियों के माध्यम से वैदिक काल में शिक्षण किया जाता था। तो सबसे पहले मौखिक विधि को जान लेते हैं कि मौखिक विधि में किस प्रकार शिक्षण कार्य किया जाता है। इस विधि में छात्र वेद की ऋचाओं को मौखिक रूप से स्मरण करता था। अपने आप से बिना किसी के बताए हुए बालक मौखिक विधि से जो वेद के ऋचाएं थी उसको अध्ययन करता था, स्मरण करता था और उन्हें क्रमिक रूप में उच्चारण करके पढ़ता और धारण करता चला। यानी कि इस मौखिक विधि में बालक वेदों को अपने आप से पढ़ता चलाता जाता था, फिर उसका रिपीट करता था, फिर उसको याद हो जाता था। दूसरा है विवेचन विधि। यानी कि वैदिक काल में जो शिक्षण विधि है वह एक विधि है विवेचन विधि। इस विधि में गुरु शिष्य को कुछ ज्ञान
कौशल, अनुदेश, निर्देशन और प्रवचन छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यानी कि इस विधि में, विवेचन विधि में गुरु द्वारा बच्चों को कुछ बताया जाता है, कुछ ज्ञान दिया जाता है, अनुदेशन दिया जाता है, निर्देशन दिया जाता है और छात्र उसे सुनता है। छात्रों के समक्ष उनको प्रस्तुत करना होता है और छात्र उस आवाज को सुनता है, उस चीज को सुनता है और उस ज्ञान संबंधी प्रश्नोत्तर विधि से संश्लेषण और विश्लेषण करते हैं। फिर जो गुरु कहते हैं, पढ़ाते हैं, उसको छात्र सुनता है, फिर बाद में प्रश्न के माध्यम से, विश्लेषण के माध्यम से उसे सीखते हैं। तीसरा है प्रवचन विधि। जैसा कि नाम से ही प्रचलित है, प्रवचन। इस विधि में शिक्षक छात्रों को कुछ बतलाते हैं, शिष्य उन्हें ध्यान पूर्वक सुनकर उसका चिंतन मनन करने स्मरण करते हैं। यानी कि प्रवचन विधि में गुरु द्वारा शिष्य को कुछ बताया जाता है और उस चीज को शिष्य द्वारा सुना जाता है, फिर उसका चिंतन मनन करके मनन किया जाता है। यह प्रवचन विधि। अगला है चिंतन मनन ध्यान धारण विधि। क्या है? चिंतन मनन ध्यान धारण विधि। इसमें ब्रह्मा तथा आत्मा पर ध्यान केंद्रित कराया जाता है। इसमें चिंतन मनन ध्यान धारण विधि में ब्रह्मलोक भगवान और फिर अपने आत्मा पे ध्यान केंद्रित कराया जाता है कि ध्यान इधर उधर न भटके। इसे केंद्रीकरण विधि भी कहते हैं। इस चिंतन मनन ध्यान धारण विधि को एक किस नाम से जान सकते हैं, दूसरे किस नाम से? केंद्रीकरण विधि के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इस विधि के माध्यम से बालक का जो मन मस्तिष्क होता है उसे एकाग्रचित किया जाता है, एक बिंदु पे केंद्रित किया जाता है, फिर उसके बाद जो शिक्षा देती है वह उसे स्मरण हो जाती है, याद हो जाती है। इसके आत्मचिंतन, आत्म अनुभूत, ध्यान धारण मुख्य साधन थे। आत्मचिंतन यानी कि गुरु के द्वारा बताए गए चीजों को क्या करता है? अपने आप से आत्मचिंतन करना, उसे अनुभव करना, फिर उसको अपने आप में धारण करना, यह मुख्य साधन थे। पांचवा है व्यवहारिक विधि। यानी कि वैदिक काल में जो शिक्षण विधि है उसमें से पांचवा कौन सा है? व्यवहारिक विधि। यानी कि व्यवहार के द्वारा शिक्षा देना। इसके अंतर्गत दैनिक कर्तव्यों यानी कि डेली प्रतिदिन का जो कर्तव्य होता था छात्र को प्रति जानकारी दी जाती थी कि आज आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले जगना है तो क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप व्यवहारिक विधि से उस छात्र को गुरु द्वारा बताया जाता था, जिसमें यज्ञ, संध्या, उपासना तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों को लाने का आदेश दिया जाता था। क्या क्या होता था? यज्ञ संबंधी जो भी सामग्री होती थी, संध्या पूजन संबंधी जो सामग्री होती थी, उपासना संबंधी तथा इसके अतिरिक्त जो भी कार्य किए जाते थे उससे संबंधित जो कार्य किए जाते हैं वह सब व्यवहारिक विधि के माध्यम से गुरु द्वारा बालक को बताया जाता था। कला, कौशल, उद्योग, व्यवसाय की शिक्षा भी दी जाती है। यानी व्यवहारिक विधि के माध्यम से क्या है? बालक का जीवन कैसे सफल हो, अपने जीवन को कैसे अच्छे से व्यतीत कर सके, इसके बारे में भी ज्ञान दिया जाता है। छठा पॉइंट है शास्त्रार्थ विधि। जैसा कि नाम से ही परिचित है, शास्त्रार्थ संवाद विधि जिसे कहा जा सकता है। इसका उपयोग वेदों के प्रचार के लिए किया जाता था। किस विधि को? शास्त्रार्थ विधि को इसलिए प्रयोग में लाया जाता था कि इसके माध्यम से वेदों का प्रचार प्रसार किया जाए। दूसरा उपयोग उपाधि प्रदान करते समय किया जाता था। इसमें प्रश्नों के उत्तर द्वारा छात्र के ज्ञान का आकलन किया जाता था। यानी शास्त्रार्थ विधि से छात्र द्वारा गुरु द्वारा जो पढ़ा दिया गया होता है उसके बाद गुरु बालक से प्रश्न पूछता है, बालक उसके बदले में जो आंसर देता है, इसके द्वारा गुरु द्वारा बालक के ज्ञान का आकलन होता है कि कहाँ तक शिक्षा अर्जन किया। सातवां है स्वाध्याय विधि। अपने आप से स्वाध्याय, इसके अंतर्गत छात्र कुछ सीखने के लिए स्वाध्याय तथा उसका आत्मसात करते हैं। यानी कि वेदों को खोलते हैं,
फिर उसको पढ़ते हैं, फिर उसे समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वाध्याय विधि। तो फिर वो अपने आप में आत्मसात करते हैं, समझ लेते हैं। छात्र जितना अधिक स्वाध्याय करते थे उन्हें उतना अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। आज भी है कि हम एक बार पढ़े नहीं याद हुआ, 2 बार पढ़े नहीं याद हुआ, 3 बार 4 बार पढ़े तो वो जरूर याद हो जाएगा। उसी प्रकार स्वाध्याय विधि से बालक अध्ययन करता था, उसे उतना ही ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती थी। वेदों में स्वाध्याय तथा आत्मचिंतन से ही वह वेदों का अध्ययन कर सकता था। यही बताया जा रहा है जो वैदिक कालीन में पाठ्यक्रम है, इसमें पाठ्यक्रम में वेदों को सम्मिलित किया गया है, वह अधिक से अधिक स्वाध्याय विधि से आत्मचिंतन के द्वारा ही अध्ययन किया जा सकता है। इस विधि को शिक्षण की श्रेष्ठ विधि माना गया है। यानी कि जितने भी हम शिक्षण विधि पढ़े हैं उन सब शिक्षण विधियों में स्वाध्याय विधि सबसे उत्तम विधि है। तो वैदिक कालीन शिक्षा, उसके पाठ्यक्रम, फिर उसकी शिक्षण विधियों को बारे में हम लोग अध्ययन किए, फिर उसी से संबंधित क्वेश्चन है उसको जान लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि हम कहाँ तक ज्ञान अर्जन किए, फिर सीखे। वैदिक कालीन शिक्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वैदिक कालीन शिक्षा को अन्य दूसरे नाम प्राचीन शिक्षा के नाम से जाना जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में किसको सम्मिलित किया गया है? किसको? वेदों को, 4 वेदों को क्या किया है? उस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तीसरा है वैदिक कालीन शिक्षण विधियों में से किन्हीं 2 विधियों का नाम बताइए। एक है, पहला है स्वाध्याय विधि, दूसरा है शास्त्रार्थ विधि। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम आपसे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।